हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल नीड टू नेट। पिछले कल हमने पढ़ा था आपका न्यूक्लियस के बारे में और हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो आज से हमने करनी थी सेल ऑर्गेनेलीज शुरू। तो करते हैं आज वीडियो की शुरुआत सेल ऑर्गेनेलीज के साथ। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज हमारा लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर होने का मतलब है जो कि सेल के अंदर कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनेलीज आपकी मैंने बताया था आपको कहाँ फ्लोट करती हैं, सारी की सारी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हैं। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इनको हम प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज भी बोलते हैं या ऑर्गेनॉइड्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मतलब है कि अलग-अलग कुछ ऑर्गेनेलीज होंगी जो एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। वो ऑर्गेनेलीज कौन-कौन सी हैं देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 ऑर्गेनेलीज मिलकर जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। सारी की सारी एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलेंगी। अब सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो आपकी अलग-अलग तरह की हो सकती है। मतलब एक कई ऐसी ऑर्गेनेलीज होंगी जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, कई ऐसी होंगी जिनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी, कई ऐसी होंगी जिनमें डबल मेम्ब्रेन होगी। तो मेम्ब्रेनलेस वाली कौन-कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं आपके पास में? जैसे राइबोसोम्स हैं, देखे होंगे आपने राइबोसोम्स, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। कैसे होते हैं राइबोसोम्स अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो तो? एक सब लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ऐसी होती है ना? तो इसके बाहर आपने कभी कोई मेम्ब्रेन देखी? नहीं देखी। तो इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, जैसे सेंट्रिओल्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? मेम्ब्रेनलेस हैं। दूसरी सिंगल मेम्ब्रेन में आपके लाइसोसोम्स आ जाते हैं एंड वैक्यूल्स आ जाते हैं। और डबल मेम्ब्रेन में आपके ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डीपली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, क्या उसका फंक्शन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम। आपको इस डायग्राम में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? ध्यान से देखेंगे सारे। सबसे पहले तो आपको सेंटर में एक क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। दिख रहा है न्यूक्लियस? इस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेज़ेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेज़ेंट है। इस न्यूक्लियस में आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? छोटे-छोटे होल्स दिख रहे हैं। इन होल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इन न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है? हमने पिछले कल भी न्यूक्लियस पढ़ा था। क्या काम होता है इसका? जो भी चीज़ें, जो भी मटीरियल डीएनए सॉरी नॉट डीएनए, न्यूक्लियस बना रहा है, उसको बाहर भी तो भेजना है और ऑर्गेनेलीज़ को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ऐसा तो है नहीं जो वहाँ मटीरियल बन गया वो फुल्ली फ्लेज्ड वही बन गया। उसमें भी बहुत सारी मॉडिफ़िकेशंस होनी होती है। तो वो उसको बाहर भेजेगा अदर ऑर्गेनेलीज़ में उस काम को करने के लिए। समझ रहे हो? तो वो कहाँ से जाएगा? उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए ना, कोई चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने मटीरियल को बाहर भेज सके। तो उसके लिए क्या प्रेज़ेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं। अब कल जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो आपका एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होता है। इसका मतलब था कि देखो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम बिल्कुल इस न्यूक्लियस के साथ कैसा है? कॉन्टिन्यूएशन में है, मतलब चिपका हुआ है। दिख रहा है ना चिपका हुआ आपको ये सारा? तो ये बात थी वो। अब समझ में आ गया वो पॉइंट कि एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम कैसे न्यूक्लियस के साथ में कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको आप देख रहे होंगे, एक तो ये ब्लू वाला पार्ट और एक ये ऑरेंज वाला पार्ट। इसमें आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक में आपको राइबोसोम्स अटैच्ड दिख रहे हैं, एक बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, उसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है। तो ऐसा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम का जिसमें राइबोसोम्स अटैच होंगे, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसको? रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि आपको कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं दिखते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर समझ आ गया? क्या-क्या है देखो, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस में बहुत सारे पोर्स हैं, जिनको हमने न्यूक्लियर पोर कहा। सबसे पहले न्यूक्लियस के साथ ही अटैच्ड हमारे पास में रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, जिस पे राइबोसोम्स लगे हैं और बिल्कुल इसके साथ ही अटैच्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है। समझ गए स्ट्रक्चर? आगे चलें? चलिए, सबसे पहले हम थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि किसने क्या-क्या दिया है। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी ये जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, इसको गार्नियर ने 1897 में सबसे पहले ऑब्ज़र्व करा था। फिर इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलने का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए ना, उसके बाद इसका बिल्कुल डीप स्ट्रक्चर जिसने सबसे पहले देखा। तो वो इसका जो डीप स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो किसने दिया था? 3 साइंटिस्ट्स थे, पोर्टर, क्लॉड और फ्यूलम। 1945 में इन्होंने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। अब इसके बाद जो ये टर्म एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, जो इसका नाम है एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ये किसने दिया था? ये पोर्टर ने दिया था। साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ऑर्गेनेलीज़ के केस में बहुत पीवाईक्यूज़ में आए हुए हैं ये क्वेश्चन्स, तो ये आपने याद रखने हैं इनके साइंटिस्ट के नाम। किसने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था? गार्नियर ने करा था। कब करा था? 1897 में। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया? 3 साइंटिस्ट थे। कौन-कौन थे? पोर्टर, क्लॉड और फ्यूलम थे। कब दिया था? 1945 में। और टर्म एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम तो पोर्टर ने दी थी। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा-सा ईआर के बारे में समझते हैं कि ईआर क्या है? तो ईआर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन वेसिकल्स का, कि मतलब देख रहे हो आप ना स्ट्रक्चर में कैसा है ये? बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, और ये सारी मेम्ब्रेन्स कैसी हैं? एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है देखने में, है ना? कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है जिसका एक एंड किसके साथ जुड़ा है देखो, एक एंड इसका न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है यहाँ से,
और इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होगी। तो एक एंड इसका न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है और दूसरा एंड इसका किसके साथ जुड़ा है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है। फिर उसके बाद क्या बोलता है ये कि ये टोटल मेम्ब्रेन सिस्टम का 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है। समझ रहे हो आप? जितना भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज़ है ना, उसमें अकेला यही 50% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। काफ़ी ज़्यादा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, उनके केस में ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव का मतलब कि और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इंटरकनेक्टेड हो जाता है ये और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे सेल्स कौन से हैं? जैसे आपका पैनक्रियाज़ है, जो कंटीन्यूअसली काम कर रहा है, लीवर है, उसके सेल्स एकदम एक्टिव रहते हैं हर वक़्त। तो ऐसे सेल्स के केस में ये जो ईआर है, ये बहुत ज़्यादा कैसा है, एक्सटेंसिव है। बाकी जितने स्टोरेज सेल हैं, जिनका काम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टोर करने का ही काम है। जैसे आपके एडिपोज़ सेल्स हैं, एडिपोज़ सेल्स क्या स्टोर करते हैं? फैट्स और लिपिड्स, है ना? उनके केस में ये सिंपल होते हैं, मतलब ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। अभी हम पढ़ेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ट्यूब्यूल्स क्या हुई, वेसिकल्स क्या हुई, ठीक है? अभी आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो जो स्टोरेज सेल्स हैं, उनमें ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं। जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं आपकी, उनमें तो ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो उनके केस में ये कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। और जो आपके एग्स होते हैं, मैच्योर आरबीसीज़ होती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, यास एब्सेंट होती है। क्या बोला मैंने? जो एक्टिव सेल्स थे, उनमें ये एक्सटेंसिव होगी। जो आपके स्टोरेज सेल्स हैं, उनमें थोड़ी-सी सिंपल होगी, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। जो आपके स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनमें ये वेसिकल्स की फॉर्म में होगी। बाकी बचे आपके एग्स हो गए, मैच्योर आरबीसीज़ हो गई, एम्ब्रियोनिक सेल्स हो गए या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए, उनके केस में तो ईआर होता ही नहीं है, उनमें एब्सेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कल जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, प्रोटोप्लाज़्म पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेज़ेंट है, उसको न्यूक्लियोप्लाज़्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेज़ेंट है, उसको हम साइटोप्लाज़्म कहते थे और जो मसल सेल्स में प्रेज़ेंट है, उसको हम सारकोड कहते थे। वैसे ही इसमें भी जो मसल सेल्स में एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम होगी, उसका एक अलग नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझ गए? मसल सेल्स के एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम कहते हैं और मसल सेल्स के साइटोप्लाज़्म को हम क्या कहते हैं? सारकोड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स कि मेम्ब्रेन के नेचर के बेस पर हमारे पास 2 तरह के टाइप्स हैं इसके। कौन-कौन से? फर्स्ट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। एक-एक करके हम पहले इनके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम कैसा है? एग्रेनुलर है। एग्रेनुलर क्यों बोला? क्या आपने उसमें कहीं कहीं पे भी राइबोसोम्स देखे? नहीं देखे, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर था उसका, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? एग्रेनुलर कहते हैं। वहीं रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में क्या था उसके ऊपर सरफेस पे प्रेज़ेंट? राइबोसोम्स प्रेज़ेंट थे, तो वो उसको क्या स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रैन्युलर फॉर्म बोलेंगे। साथ में ये रीज़न नीचे लिख दिया हुआ है ना कि इसमें राइबोसोम्स नहीं है, इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस के साथ। पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम होती हैं, ये किस काम को करती हैं? ये आपका ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं या उसकी सिंथेसिस करती हैं, फैट की सिंथेसिस और स्टोरेज करती हैं और स्टिरॉल की सिंथेसिस और स्टोरेज करते हैं। फिर इसके एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे आपके ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं आपको पता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि टेस्टीज़ में क्या प्रेज़ेंट होते हैं हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं या लेडिक सेल्स भी हम इसको इनको बोलते हैं। तो ये हैं एंड्रोजन सिक्रीशन के काम आते हैं। वहाँ पर आपको एसईआर मिलेंगे देखने के लिए। एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स हैं, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें आपको पता है 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो उस कॉर्टेक्स रीजन के जो सेल्स होंगे, वो भी एसईआर होंगे। एडिपोज़ सेल्स हैं, जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, वो भी आपके एसईआर हैं। मस्कुलर सेल्स हैं, मस्कुलर में भी आपके 3 टाइप के सेल्स आते हैं, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। कार्डियक कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? हार्ट में। स्केलेटल्स आपके जितनी भी मसल्स वगैरह हैं वहाँ पे और स्मूथ होते हैं आपके जितने भी आपके इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्टमक वगैरह, वहाँ पे ये प्रेज़ेंट होते हैं सेल्स। तो ये किस में हेल्प करती हैं? अब कैसे हेल्प करते हैं ये एससीआर? तो एससीआर कैल्शियम को स्टोर करता है और आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल होता है बाय स्टोरिंग द कैल्शियम आयंस। ठीक है? ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज़ हो गई, रेटिनल सेल्स जो आपकी आइज़ वाले सेल्स होते हैं जैसे रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स है, बाइपोलर सेल्स है और इनमें पोर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, पोर्स का क्या काम है? जब मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊँगी आपको तब बताती हूँ कि पोर्स का क्या काम है। फिलहाल इनमें पोर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और ये किसके बने होते हैं ज़्यादातर? वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वेसिकल जैसा राउंडेड स्ट्रक्चर होगा छोटा-सा और ट्यूब्यूल्स वाला थोड़ा ट्यूबुलर और एक साइड से थोड़ा-सा राउंडेड ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होगा। अब माना जाता है कि जो स्फेरोज़ोम्स हैं, वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। स्फेरोज़ोम्स को भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे अलग से, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि स्फेरोज़ोम्स क्या हैं। जैसे एनिमल्स में लाइसोज़ोम्स होते हैं, सुसाइडल बैग्स आपको पता है, वैसे ही प्लांट्स के लाइसोज़ोम्स को हम स्फेरोज़ोम्स कहते हैं। ठीक है? प्लांट्स के केस में हम स्फेरोज़ोम कहते हैं, इनको प्लांट्स का लाइसोज़ोम माना जाता है। छोटी-सी सेल ऑर्गेनेली होती है, इसका काम क्या होता है? लिपिड को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करना। इसके बाहर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जब हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वैक्यूल्स और लाइसोज़ोम्स क्या हैं? सिंगल
सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो वैसे ही क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ये प्लांट लाइसोसोम्स को बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा। और सिर्फ प्लांट्स में ही ये स्फेरोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ में ये क्या है, साइट है किसकी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। दो चीजें हो रही हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखो एक तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और दूसरा ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बने किससे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बने हैं। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने राइबोसोम्स को लूज कर दिया तो वो क्या बन गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए। और ये कैसे होते हैं, पेरिफेरल होते हैं। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस की साइड को तो वो राइबोसोमल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, और वो जो ये ऑरेंज वाला पार्ट था वो कहाँ था, बिल्कुल पीछे की साइड को, पेरिफेरी की साइड को था। और मे बी कनेक्टेड, ठीक है, क्या बोला है इन्होंने कि ये कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मे बी कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा। लेकिन किसी ऐसे सेल्स में जिनमें ये ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, ये गोल्जी बॉडीज हैं, वो लाइसोसोम्स बनाएंगी। लेकिन उस लाइसोसोम्स के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो बनाने का काम किसका होगा, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम ईआर नहीं बनाएंगी, लाइसोसोम तो गोल्जी बॉडी से ही बनेंगे। लेकिन उन लाइसोसोम्स को, वो लाइसोसोम फंक्शनल तभी होंगे जब उनके पास अपना लाइसोसोमल एंजाइम होगा। तो वो लाइसोसोमल एंजाइम कौन दे रहा है उनको, वो बना के दे रहा है ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रैन्युलर है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस पे अटैच्ड हैं, एंड यस पोर्स आर प्रेजेंट। समझ गए, मैंने वहाँ पे क्या बताया था, पोर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पोर्स इनके केस में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी राइबोसोम्स हैं जो उस ईआर के साथ अटैच्ड हैं, राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन फैक्टरीज हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे वो। अब उन पॉलीपेप्टाइड्स को उन राइबोसोम से बाहर भी तो भेजना है ईआर में, ताकि ईआर जो है, क्योंकि उसका कहाँ है, दूसरी साइड में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से वो आगे भी तो भेजेगा ना उसको। तो उस राइबोसोम से जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज़ होंगे उनको बाहर ईआर के पास भेजने के लिए ये पोर्स होते हैं, ताकि उस राइबोसोम से वो पॉलीपेप्टाइड्स निकले और किसके पास चले जाएँ, ईआर के पास चले जाएँ। इसमें 2 तरह की प्रोटीन्स प्रेज़ेंट होती हैं, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प करती हैं राइबोसोम्स की अटैचमेंट में। किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो ईआर है उसके साथ में राइबोसोम्स को अटैच करने का काम किसका होता है, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 का। इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपका आरईआर है वो हमेशा बिजी रहता है, किसमें, प्रोटीन्स और एंजाइम्स को बनाने के लिए। और ये कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कैल्शियम को स्टोर करने का। जब ये कैल्शियम को स्टोर ही नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपनी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे। अब जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उनके केसेस में ईआर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा रिच होता है, ज़्यादा होता है उनमें। तो कौन-कौन से हैं वो सेल्स, जैसे पैनक्रियाटिक एसिनस सेल्स हैं आपके। पैनक्रियाटिक एसिनस सेल्स आपको पता है पैनक्रियाज में एसिनाइज़ प्रेज़ेंट होते हैं ना, तो उन्हीं एसिनस सेल्स को हम कह रहे हैं वो मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव हैं, वो सिंथेसाइज़ भी कर रहे हैं, वो स्टोर भी कर रहे हैं और वो सिक्रीट भी कर रहे हैं, किसे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स किनको बोलते हैं, इम्यून सेल्स को बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती रहती हैं स्पेसिफिक। ये प्लाज्मा सेल्स बनते किसके हैं, बी सेल्स के। आपको पता है इम्यून सिस्टम में 2 तरह के सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। गॉबलेट सेल्स आपको पता है म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब ये बने किसके होते हैं, जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो हमने बोला कि जी ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है, छोटी-छोटी वेसिकल्स होती हैं और ट्यूब्यूल्स, बस यही होता है उनका। लेकिन इनके केस में ये सिस्टर्नेज के बने होते हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। अब सिस्टर्नेज क्या होते हैं, सिस्टर्नेज आपके कुछ इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं ऐसे बंडल्स में। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नेज कहते हैं। और ट्यूब्यूल्स में बात करूँ तो ट्यूब्यूल्स एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का। और सिस्टर्ने इस तरह का एक पूरा स्टैक सा होता है सिस्टर्नेज का। समझ गए? तो किसके बने होते हैं ये, सिस्टर्ने और कुछ ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है, आरईआर है विदाउट राइबोसोम्स। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरईआर और एसईआर जो है वो इंटरकन्वर्टिबल है। मतलब जब अगर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है तो उस दौरान क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो जाएंगी जब उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंटरनल होते हैं और किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये आपको डायग्राम से पता चल चुका है ना। दे में डेवलप फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप से ये डेवलप होते हैं। बस ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ तक समझ आ गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका बोलता है कि ईआर क्या है, छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उसका एक नेटवर्क है और वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। अब 2 तरह के कंपार्टमेंट्स ये ईआर बनाता है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कौन सा कंपार्टमेंट हुआ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना, उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा। जो ईआर के बाहर है, ठीक है, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है उसके बाहर है, उसको साइटोप्लाज्म कहा।
3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, अभी बताया मैंने आपको सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्ने क्या होते हैं? देखिए ये फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक पार्ट्स होते हैं ईआर के, बंडल्स में पाए जाते हैं और एक-दूसरे के क्या हैं ये पैरेलल होते हैं। और उन सेल्स में पाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम जो कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका काम कुछ ना कुछ बनाने का रहता है, ऐसे सेल्स में सिस्टर्नेस पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस हैं जो सिस्टर्ने और वेसिकल्स के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं जब उनको कोई रेटिकुलर सिस्टम बनाना हो तो, ठीक है? ऐसे वो सिंगल भी रह सकती हैं और अगर उनको रेटिकुलर सिस्टम बनाना है तो वो अपने वेसिकल्स और सिस्टर्नेस के साथ भी कनेक्टेड हो सकती हैं। और ये रेगुलर और इर्रेगुलर भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। लीवर सेल्स जो होते हैं, जो आपको पता है ग्लाइकोजेन्स को स्टोर करके रखते हैं, तो वो ग्लाइकोजन जो है इन ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में। क्लियर? फिर वेसिकल्स की बात करते हैं। वेसिकल्स आपको पता है ये ओवल शेप्ड या स्ट्रक्चर्स हैं। और एक और बात ऊपर मैं बता दूँ, जो आपके सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ प्रेज़ेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, मतलब उनमें भी प्रेज़ेंट होते हैं, तो इनमें राइबोसोम्स प्रेज़ेंट हो भी सकते हैं। सिस्टर्ने में तो होंगे ही होंगे, देखो सिस्टर्ने तो है ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स आपके इस रफ में भी और स्मूथ में भी हैं, तो इसके पास ऑप्शन है, इसमें अगर रफ में होंगे तो राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेज़ेंट होंगे, अगर नहीं है रफ में, अगर स्मूथ में है तो बिना राइबोसोम्स के होंगे। लेकिन वेसिकल्स में हमेशा ही क्या होगा? बिना राइबोसोम्स के होगा, क्योंकि वेसिकल्स सिर्फ़ कहाँ पाई जाएँगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती हैं और ये ऐसे सेल्स में पाई जाती हैं जो कि क्या हैं? पैनक्रियाज़ सेल्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनमें ये पाई जाएँगी। अगर ये साइटोप्लाज़्म में आइसोलेटेड पड़ी होती हैं, ठीक है? क्या होती हैं ये? साइटोप्लाज़्म में आइसोलेटेड पड़ी होती हैं, ऐसे अलग से अकेली पड़ी होती हैं। इनको हम माइक्रोसोम्स भी कहते हैं। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं ईआर का कि क्या फंक्शन है। एक तो ये फिजियोलॉजिकल स्पेस बढ़ा देता है एक्टिविटीज़ के लिए, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको करने के लिए ये स्पेस बढ़ा देता है, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव है, ऊपर से इतने सारे राइबोसोम्स हैं, तो इतना सारा प्रोटीन बन जाएगा, तो मतलब लिपिड्स बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड्स बनते हैं ना, तो इतना ज़्यादा क्या बना कर दे रहा है ये, स्पेस बढ़ा दे रहा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए। प्लस ये एक साइटोस्केलेटन की तरह काम भी करता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और क्या करता है, ये जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको अपनी-अपनी पोज़ीशन में रख के रखता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन है, तो वो कहीं न कहीं ऑर्गेनेलीज़ को अपनी पोज़ीशन में रखने का काम करेगा। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बनाएगा नहीं, हेल्प करेगा। लाइसोसोम्स तो गोल्गी बनाएगी, लेकिन उस लाइसोसोम के लिए लाइसोसोमल एंजाइम्स कौन बनाएगा? ईआर बनाएगा। और ईआर में भी कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, ठीक है? जो मेम्ब्रेन्स हैं ईआर की, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं। एटीपीएज़, रिडक्टेज़, डिहाइड्रोजिनेज़, फॉस्फेटेज़, ये सारे अलग-अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के काम आते हैं। जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे ना इन साइकिल्स वगैरह को, इन पूरी प्रोसेसेस को, तब हमें ये ज़्यादा क्लियर होएगा। और साइटोक्रोम एंजाइम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही कंटेन होता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। फिर आते हैं कि ये लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस ये ग्लाइकोसोम्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड होता है। ग्लाइकोसोम्स का काम क्या होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस कराता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज़ का ब्रेकडाउन करना, ठीक है? और पेरोक्सिसोम्स में भी हेल्प, मतलब पेरोक्सिसोम बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। पेरोक्सिसोम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? एनर्जी मेटाबॉलिज़्म में और लिपिड बायोसिंथेसिस में। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है जब आप किसी सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हो। सिंपल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज करने को बायोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपके जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो आपके एनर्जी मेटाबॉलिज़्म और लिपिड बायोसिंथेसिस में इनकी फॉर्मेशन में यूज़फुल होते हैं, ठीक है? साथ में ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी करते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। तो ये था आपका सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसमें मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस ईआर से रिलेटेड, वो आपको सब बता दी हैं। इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए और फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने छोटे भाई-बहनों में शेयर करिए और मिलते हैं कल एक अगली ऑर्गेनेली के साथ। कल हम शायद राइबोसोम्स पढ़ेंगे, तो कल भी ऐसे ही बने रहिएगा चैनल के साथ और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।